हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। ठीक है, यहाँ पर हम जी मेंस एडवांस एंड सीबीएसई के बारे में आपको पढ़ाएंगे, पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हर एक चीज़ से बेसिक से लेके एकदम एडवांस लेवल तक हम आपको यहाँ पर हर चीज़ पढ़ाएंगे। बच्चों, आप सभी को पता है कि जी मेंस नज़दीक आ चुका है। जी मेंस नज़दीक आ गया है, 2 महीने रह गए हैं खाली, ऑलमोस्ट 2 मंथ आपके पास है। ठीक है, तो अब मेरे एडवाइस ये है कि आप कोई नया टॉपिक अभी मत उठाना, कोई नया कॉन्सेप्ट आप अभी करने की कोशिश मत करना। कीप प्रैक्टिस, कीप रिवीजन। ठीक है, कीप प्रैक्टिस, ध्यान में रखना इस बात को। बस आपको प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करनी है उन कॉन्सेप्ट्स के जो आपको अच्छे से आते हैं, बस। ठीक है, तो आज हम एक कॉन्सेप्ट उठाया है रोटेशनल डायनामिक्स का, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है उसके बारे में हम आपसे आज बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, मोस्टली लोगों को पता है सेंटर ऑफ मास क्या होता है। ठीक है, दो बॉडीज या कहे कि सिस्टम पर, ठीक है, एक बॉडी है जहां जिसमें मास हर तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड फैला हुआ है, m1 m2 m3 m2 सो ऑन मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास उस बॉडी की एक ऐसी पोजीशन होती है, उस बॉडी की एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पर उस बॉडी का पूरा मास क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। मतलब अगर एक बॉडी है, ठीक है, मतलब अब जैसे कि इसको एक स्लाइड से आप देखिए, मास m1 यहाँ पर एक मास है, मास m2 एक यहाँ पर दूसरा मास है। ठीक है, m1 एक मास है और m2 एक दूसरा मास है। ठीक है, m1 एक मास है और m2 एक दूसरा मास है। ठीक है, कितने डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर है, ये x1 डिस्टेंस पर है और इसका डिस्टेंस कितना, x2 डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब इन दोनों मासेस का एक तो छोटा है, देखो इमेज से क्लियर हो रहा है कि एक मास छोटा है और एक बड़ा है। ठीक है, अब इन दोनों मासेस का एक पॉइंट होगा जहां पर सिस्टम का क्या होगा, मास कंसंट्रेट होगा। मतलब इस पॉइंट पर अगर मैं किसी चीज को रखूं इस पॉइंट पर, तो वो दोनों मासेस को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। दोनों मासेस को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। ठीक है, यही पोजीशन होती है सेंटर ऑफ मास की, यही होता है सेंटर ऑफ मास, यही होता है सेंटर ऑफ मास। एक ऐसा पॉइंट फाइंड करो, एक ऐसा पॉइंट क्या करो, फाइंड करो। ठीक है, सिस्टम का एक ऐसा पॉइंट फाइंड करो जहां उस पूरे सिस्टम का मास उस पॉइंट पर इकट्ठा हो जाए, पूरे सिस्टम का मास उस पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाए। एक ऐसा पॉइंट आपको फाइंड करना है, वो होता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अच्छा, अब सेंटर ऑफ मास में अब हम दो सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। पहला सिस्टम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पहला सिस्टम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसी बॉडी जिस पर मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है, डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट, हर मास अलग अलग है। जैसे कि एग्जांपल के लिए तौर में देखिए, एग्जांपल में अगर मैं एक लैमिना, ये मैंने बनाया एक लैमिना, ठीक है, इसका मास, एक मास m1 यहाँ पर, एक m2, ये पार्टिकल है, पार्टिकल का मास m1 यहाँ पर, एक m2 यहाँ पर, एक m3 यहाँ पर, एक m4 यहाँ पर, एक m5 यहाँ पर और एक mn। मतलब अगर इस बॉडी के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो उनका मास mn, मास ऑफ nth पार्टिकल, कि nth पार्टिकल का मास कितना होगा। ठीक है, अब जब कभी भी आपको क्या करना होता है, सेंटर ऑफ मास निकालना होता है डिस्क्रीट मास सिस्टम का। किसका, डिस्क्रीट मास सिस्टम, मतलब मास यूनिफॉर्मली नहीं फैला हुआ है, डिस्क्रीट है। यहां पर मास अलग, यहां पर अलग, यहां पर अलग, यहां पर और यहां पर अलग। ठीक है, इस तरीके से मास क्या हो रखा है, डिस्क्रीट है, अलग अलग है। ठीक है, सेम नहीं है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपको दो चीजें हमेशा पता होनी चाहिए। पहला कि अगर ये m1 मास है, ठीक है, और मैं इसको एक ओरिजिन से बनाता हूं, एक ओरिजिन में मैंने इसको रख दिया। ठीक है, यह आपका ओरिजिन जिसका 0,0, मैं दो प्लेन की बात कर रहा हूं, एक z एक्सिस भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, सेम होता है, x के लिए भी सेम, y के लिए भी, z के लिए भी सेम। ठीक है, अब देखो कैसे होता है,
ओरिजिन से, पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओरिजिन से आपको उस मास का क्या पोजीशन पता होनी चाहिए, ओरिजिन से कितना दूर है वो मास। तो अगर m1 यहां पर है, देखो m1 यहां पर है ना, ठीक है, ओरिजिन से कितने दूरी पर है, r1 वेक्टर। r1 वेक्टर क्या, पोजीशन वेक्टर, इस मास की पोजीशन ही तो बता रहा है कि यहां पर लोकेटेड है, r1 वेक्टर पर लोकेटेड है, ठीक है। सेम m2 क्या बता रहा है, m2 की मास की जो पोजीशन है कौन बता रहा है, पोजीशन वेक्टर r2, अरे पोजीशन वेक्टर r2, ठीक है। और m3 की कौन बताएगा, r3, mn की कौन बताएगा, rn, ठीक है। mn की कौन बताएगा, mn की कौन बताएगा मेरे प्यारे बच्चों, rn। mn की कौन बताएगा, rn बताएगा, ठीक है, rn बताएगा। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला बताओ, हमें ये चीजें मत बताओ सर, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। देखो पोजीशन वेक्टर, अगर पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले तो RCOM हमारे पास आता है, R वेक्टर COM सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या आता है, M1 R1 वेक्टर, M2 R2 वेक्टर, M3 R3 वेक्टर, प्लस सो ऑन करते रहो जब तक जोड़ो जितने पार्टिकल्स है, Mn Rn वेक्टर, ठीक है। अब डिवाइड कर दो, किससे कर दो डिवाइड, M1 M2 M3 M4 प्लस सो ऑन, जितने आपके पास पार्टिकल्स है, ठीक है, जितने आपके पास पार्टिकल्स है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान में देना इस बात को ध्यान देना, ठीक है। जो ये चीज है ना, ये चीज है जो ये वो क्या है, टोटल मास ही तो है यार, टोटल मास ही तो है, टोटल मास ऑफ सिस्टम। क्या सिस्टम का ये टोटल मास नहीं है क्या, अरे छोटे छोटे पार्टिकल्स का मास m1 से स्टार्ट किया, mn तक मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो क्या ये टोटल मास नहीं है सिस्टम का, अरे यार टोटल मास ही तो है सिस्टम का। तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म है भाई, ये है वेक्टर फॉर्म, ये आपकी क्या है, वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कुछ नहीं, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आप वेक्टर से निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। इस चीज के फैक्टर आपको आने चाहिए यार, स्टार्टिंग में 11th पे आपको वेक्टर से ही पढ़ाए जाते हैं, सबसे पहले आपको वेक्टर से ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो आपने बताया नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो अरे यार XCOM, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, M1 x1 वेक्टर नहीं, चलो M1 x1 प्लस का M2 x2, वेक्टर नहीं डालो यार, इसको वेक्टर नहीं डालो, ठीक है, वेक्टर नहीं, सिंपल, ठीक है। M1 x1 M2 x2 M3 x3 प्लस सो ऑन, चलता रहेगा, ठीक है, चलता रहेगा कहाँ तक, Mn xn डिवाइड बाय क्या, वही बात यार, डिवाइड बाय क्या, टोटल मास, डिवाइड बाय क्या, टोटल मास ऑफ सिस्टम, टोटल मास ऑफ सिस्टम, ठीक है भाई, टोटल मास ऑफ सिस्टम, टोटल मास ऑफ सिस्टम। इसको नोट करो भाई, इसको नोट करो जल्दी से, इसको नोट करो जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट, अरे सर वाई कोऑर्डिनेट तो बताओ, अरे यार M1 x1 किया है तो वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या आएगा, M1 y1 प्लस का M2 y2 आएगा कि नहीं आएगा यार, और z के लिए क्या आएगा, M1 z1 प्लस का M2 z2, सेम टोटल मास से डिवाइड करना है, बस सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटीन्यूअस मास सिस्टम। अरे कंटीन्यूअस मास सिस्टम का क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास, कंटीन्यूअस मास सिस्टम का क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अच्छा, कंटीन्यूअस मास सिस्टम क्या होता है, कंटीन्यूअस मास सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जहां पर मास क्या यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। सबसे पहला केस इसका आता है, हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मास
डेंसिटी, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी क्या है? यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, ठीक है। अगर ये आपके पास एक सिस्टम है, इसका सेंटर O है, इस पर मास क्या है? यूनिफॉर्मली क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इसका जो टोटल मास है, टोटल मास क्या है? कैपिटल M, टोटल मास ऑफ सिस्टम कैपिटल M, ठीक है। डिस्क्रीट सिस्टम पे हमने देखा था मास क्या हो रखे थे? डिवाइड हो रखे थे M1 M2 M3 M4 M5 Mn। यहाँ पर आपके पास टोटल मास तो आपको मालूम है, टोटल मास क्या है? M। अब यहाँ पर जो चेंज होती है वो मास डेंसिटी चेंज होती है मेरे प्यारे बच्चों, मास डेंसिटी यहाँ पर चेंज होती है, मास डेंसिटी यहाँ पर चेंज होती है। दो तरीके के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, कुछ नहीं है, हर जगह एक समान मास डेंसिटी। दूसरा जो इसका होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म। दूसरा क्या होता है इसका? नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, नॉन यूनिफॉर्म मास, जहां पर मास क्या करता है? वेरी करता है। मास डेंसिटी क्या करती है? वेरी करती है पॉइंट पॉइंट पर। इस पॉइंट पर कुछ और है, इस पॉइंट पर कुछ और, इस पॉइंट पर कुछ और, ठीक है। इस तरीके से क्या करती है? वेरी करती है। सर इसका फॉर्मूला बताओ। अच्छा फॉर्मूला बताओ इसका फॉर्मूला बताओ। इसका फॉर्मूला क्या है कि ओरिजिन से आपने क्या लिया? ओरिजिन से मान लो इस दूरी पर, ठीक है, आपने एक छोटा सा मास लिया जिससे मैं कह रहा हूं dm। कितने डिस्टेंस पर है ये? कितने डिस्टेंस पर है? कितने भी डिस्टेंस पर आप इसको ले सकते हो, जैसे कि ये r डिस्टेंस, ठीक है, इसके क्या है? r डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका जो आप मोमेंट सेंटर ऑफ मास लिखोगे, इसका जो आप क्या लिखोगे? सेंटर ऑफ मास की जिसकी पोजीशन कैसे आती है? इसकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे आती है? इसकी सेंटर ऑफ मास की कैसे आती है? वो आती है, इंटीग्रेट कर दो छोटे से मास dm को, कितने डिस्टेंस पर है? r वेक्टर उसकी पोजीशन है, डिवाइड कर दो, इंटीग्रेट कर दो dm छोटे मास को, ठीक है, dm छोटे मास को, ठीक है, इंटीग्रेट कर दो इसको, ठीक है, इंटीग्रेट कर दो इसको, ठीक है, इंटीग्रेट कर दो इसको, ठीक है। यह आपका, ठीक है, RCOM, ठीक है। कैसे निकालोगे? छोटा सा मास लेना है आपने, छोटा सा मास लेना है उस लैमिना पर या उस बॉडी पर या उस सिस्टम का एक छोटा सा मास लेना है। उस मास की आपको क्या पता होनी चाहिए? पोजीशन पता होनी चाहिए, सेंटर से कितनी दूरी पर है वो, सेंटर से कितनी दूरी पर है। बस इंटीग्रेट कर दो, छोटे से मास को इंटीग्रेट करना है इस पूरे सर्कल के लिए, ये इंटीग्रेट होके क्या आएगा? पूरा टोटल मास आ जाएगा। अगर उसकी मास डेंसिटी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है, चेंज कर रही है, तो सिमिलर फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है। इसके मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इसके अभी आज इसके मैं क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर पर, इसके मैं आपको क्या कराऊंगा? क्वेश्चंस कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जी मेंस के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या आपको लगे कि आपने इस वीडियो को देख के कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ जाना है सेंटर ऑफ मास के बारे में, तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। आपको इसी तरीके से मैं अच्छे वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। मेरे को कैसे पता चलेगा आप लोगों को अच्छा लग रही है चीजें, ठीक है? तो आप क्या करोगे? लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ताकि मैं जान सकूं कि मेरा जो कंटेंट है वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। थैंक यू।